चलिए शुरू करते हैं आज की अकाउंट्स क्लास। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा मैं कि जो ये हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, आज फर्स्ट क्लास है। इससे पहले अभी आप सब लोग भी इस क्लास को भी कहीं कहीं किए हो, कोई डेमो क्लास लिया हो, कुछ हो, ऐसे काफ़ी बच्चे हो सकते हैं और कितने बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कहीं अभी तक कोई क्लास ही नहीं लिया। अच्छा, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊँगा कि सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, तो सिस्टम में कुछ आवाज़ आएगी, कुछ बाहर की भी आवाज़ आएगी। क्लियर? तो उस आवाज़ पे थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। क्लियर? इस अकाउंटेंसी क्लास को मैं बता दूं पहले कि जो अकाउंटेंसी है, जो बच्चे जो जितने भी बच्चे भी हैं, वो जो भी 10th पास करके आए हैं या जिनका भी रिज़ल्ट वेटिंग में है या जिसका भी रिज़ल्ट वेटिंग में है, सबको बता रहा हूँ कि जो ये सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ना तो पहले कभी आपने देखा था, ना किया था, ना जाना था इसके बारे में। क्लियर? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं कॉमर्स वाले बच्चे, जो भी बच्चे 10th पास करके आए हैं कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स वाले उसके लिए अकाउंट्स का पूरा कॉमर्स ही एक न्यू टाइप का क्लास है। मतलब पूरा, अगर मैं यही साइंस वाले बच्चों की बात करूं तो साइंस वालों के लिए पहले फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था और मैथ भी था, बायो भी था, काफ़ी कुछ था, ये सब था। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जो कि 10th वाले बच्चों के लिए एकदम नया है। जैसे सोचिए कैसे, क्योंकि उन्होंने ना तो पहले कभी अकाउंट्स जैसा किया, कुछ जो इकोनॉमिक्स करी है वो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इससे डिफरेंट थी, कहीं ना कहीं कुछ हो सकते हैं पॉइंट्स मिले जुले, लेकिन अलग है ना। उन्होंने कभी कभी बिजनेस स्टडीज़ कभी कुछ करी है ऐसे, तो एकदम नया है। तो जो भी आपका रिजल्ट आया हो या आने वाला है, जितने भी आप कैसे आपको एग्ज़ाम गए हो, सबसे अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए। अपने जो आंसर लिख के आए, जैसा लिखा है, सही किया गलत किया, कैसा मार्क्स आएगा कैसा मार्क्स नहीं आएगा, इन सब टेंशन को यहाँ पे ख़त्म कीजिए। मान के चलिए यहाँ से आपकी एक नई दुनिया चालू होने वाली है। अब तक जो आपने पढ़ा था, जो भी आपने अब तक किया था, है ना, वो बेस हमारे लिए अच्छा था, लेकिन 11-12 मान चलिए आपका लाइफ का पहला स्टेप आज से शुरू होने वाला है, जो आपको आगे आने वाले प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेगा। यानी कि आज से सारी कंसंट्रेशन आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाली है। आपको हर चीज़ पे कंसंट्रेशन लेना है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास किसी किसी के लिए 15 मिनट की ख़त्म होती है, कोई ये 15 मिनट में ख़त्म करता है, कोई करता ही नहीं है। लेकिन बाकायदा मैं इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से लेता हूँ, क्योंकि जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा गोल क्लियर नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप अपना मोटो, अपना जो भी गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे कभी। आपको पता ही नहीं रहेगा, 12 पास कर लिया, आपको पता ही नहीं रहेगा आपको करना क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है, क्या पढ़ाई करनी है आगे बीकॉम के 12 के बाद, बीकॉम के बाद, या किस तरह की जॉब करनी है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करनी है सोसाइटी में, कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए केवल एक बात कहूँगा, आपकी आज से नई क्लास शुरू हुई, नई दुनिया चालू होने वाली है। क्लियर? इस पे एकदम कंसंट्रेशन करें, पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लासेस लें। इंट्रोडक्शन क्लास मैं कम से कम एक क्लास पूरा था इंट्रोडक्शन में, और ऑनलाइन क्लासेस आजकल जो चल रही हैं, अब होने वाली, जो भी अभी लॉकडाउन जो चल रहा था उसमें जो भी इंट्रोडक्शन जो क्लास हो रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि स्कूल वाले भी अच्छे से, हालांकि टीचर एक से एक है, एक से एक स्कूलों में एक से एक टीचर है, मैं सबको एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है इंडिया में कि वो आपको इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से दे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में इंट्रोडक्शन ख़त्म कर देंगे। अब जस्ट सोचिए, आपको अकाउंटेंसी का बेस इंट्रोडक्शन ही नहीं पता, तो क्या आप आगे आने वाले प्रैक्टिकल सवालों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे? कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल करते तो हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि निकालना क्या है, कैसे निकालना और क्यों निकाल रहे हैं, यही नहीं पता होता। कितने बच्चे ऐसे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद 12 पास करने के बाद उनको आगे पता ही नहीं है उनको आगे जॉब करना क्या है, क्योंकि उनको पता है, उनको बेस ही नहीं क्लियर है कि उनको कैसे कैसे आगे क्या क्या फील्ड में जाना है। तो हर चीज़ का कोई से भी सब्जेक्ट हो, ना केवल अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बीएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन से ही शुरू हुआ है। कोई सा भी सब्जेक्ट ले ले, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही दिया जाता है। तो इंट्रोडक्शन आज मैं शुरू करने वाला हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान से करना है। क्लियर? इंट्रोडक्शन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आगे की नहीं होंगी, क्योंकि आपको केवल 12th पास नहीं करना है, 12 के आगे भी कई तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, कई तरह की डिग्रीज होती है, उनमें वर्क करना है। टीचर क्या सोचते हैं, इंट्रोडक्शन में कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कर देंगे, समझा देंगे। मैं यहाँ पे हल्का हल्का व्यू दूंगा सबके बारे में। क्लियर? मैं भी व्यू दूंगा, लेकिन व्यू होगा पूरा डीप व्यू होगी, अच्छे से व्यू होगी। क्लियर? इस डीप व्यू में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग करेंगे।
सबसे पहले देखेंगे अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पे। तो कुछ नहीं, मैं हल्का हल्का बताऊँगा, ये इसलिए होगा कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई और कोर्स करने में। हमें केवल 12 पास नहीं करना, 12 के आगे भी काफ़ी कुछ करनी है और अच्छी खासी एक जॉब भी लेनी है, या खुद का भी एक अच्छा सा कुछ काम भी करना है। हर जगह अकाउंट्स का लेके आना है। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब किसी को अच्छा लगता है ना, जब किसी को मतलब कि एक फील आती है अकाउंट्स करने के लिए, तो बाकी सब्जेक्ट बेकार लगता है। और किसी बच्चों को अकाउंट्स अच्छे से आगे तो उसको अगर बोलोगे चल पढ़ाई करने, तो पढ़ाई करने जब देखो तो अकाउंटेंसी की एक वही ग्रेवाल TS ग्रेवाल वाली बुक ही लेके बैठेगा वो। क्लियर। तो नॉर्मली यही होती है अकाउंटेंसी की एक लगन। अकाउंटेंसी को ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझेगा। आज इंट्रोडक्शन है, आज की क्लास अगर मिस हो जाए, मैं वैसे भी शुरुआत की 3-4 क्लास हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और कुछ क्लास डिलीट भी मार रखा है हमने वहाँ से, कुछ हिडन कर रखा है, लेकिन अगर हो सके तो मैं ये वाली क्लास यूट्यूब पे अपलोड करवा दूँगा सबके लिए। तो शुरुआत की 3-4 क्लास में इंट्रोडक्शन वाली क्लास डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, जिनका भी रह जाएगा। क्लियर। लाइव क्लासेस में बैठे हुए हैं, आप सबकी वॉइस मैंने यहाँ से म्यूट कर रखी है, किसी की भी वॉइस यहाँ पे नहीं आने वाली है। केवल इंट्रोडक्शन जो क्लासेस है, यही क्लासेस दोबारा 20 मई से चालू भी होने वाली है वापस। तो शायद से मुझे लग रहा है ये वाली क्लास आपको डेमो क्लासेस के रूप में मिल जाए, या दोबारा मैं करवा दूँगा, कुछ पता नहीं मुझे भी आगे। तो 20 मई से क्लासेस शुरू होने वाली है, लाइव क्लासेस, स्काइप पे लाइव क्लासेस शुरू होंगी बाकायदा। पूरा ऐसे ही स्क्रीन आपको शो होगा वहाँ पे, ऐसे ही मेरी वॉइस शो होगी। कुछ प्रॉब्लम अगर वॉइस में हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। तो ये ऐसी ही क्लास होगी 20 मई से, और 25 मई से इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होगी। बिजनेस स्टडीज़, मार्केटिंग वगैरह जैसे ये सब जो सब्जेक्ट है, इन सब सब्जेक्ट की अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी ही उस पर भी आएंगी। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो उसके पे भी एक टीचर है सलोनी गर्ग, वो आपको टीच करेंगे ऑनलाइन क्लासेस उस पर जल्द ही, अगर हुए तो। कम अगर हमें लगा कि अगर लोगों आगे काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो खुद भी कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको क्लासेस की जरूरत पड़ती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ले लेंगे क्लास तब भी बेस्ट है, नहीं लेंगे तब भी बेस्ट, जो भी आपको जैसे ही सही लगे आप कर लीजिएगा। लेकिन अकाउंटेंसी अगर आप करना चाहते हैं बेस्ट, तो ये मत सोचिए कि लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल खुलेंगे तब मैं करूँगा, ऐसा नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। अकाउंटेंसी को आप अभी से शुरू करें, ताकि आपकी अकाउंटेंसी मजबूत हो जाए। अकाउंटिंग जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक आपकी कॉमर्स फील्ड तो बेकार है। कॉमर्स में अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता तो आप करेंगे क्या? तो इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में करते क्या लोग हैं, केवल हल्का फुल्का उनकी डेफिनेशन बताएंगे, प्रोसेस बता देंगे, दो तीन नाम ऐसी बुक में दे रखा है। बुक में जबकि डीप में दे रखा है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, तो उसको रीड कैसे करना है ये बच्चों को नहीं पता था, और उस चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ। और अभी इंट्रोडक्शन क्लास मुझे नहीं लग रहा कि कोई अभी दे रहा होगा, तो आप इसका यूज़ करें, इसका पूरा यूटिलाइज़ करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले आती है बात इसमें कि हम इसके इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले करते हैं हम शुरू इसकी बेसिक हिस्ट्री से। बेसिक हिस्ट्री, जब तक आप इसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक नहीं होंगे। हिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है कि कौन थे इसके फादर, यानी अकाउंटिंग को किसने खोजा था पहली बार, कौन उसका फाउंडिंग किया था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, और कैसे उन्होंने इस पर एक बुक बनाई। तो सबसे पहले वही जान लेते हैं। तो इसके जो फाउंडर ऑफ अकाउंटिंग है वो है लूका पेसियोली। लूका पेसियोली इन्होंने खोजा था, कहाँ खोजा था, वेनिस सिटी के। इनका जन्म कहाँ था, वैसे भी बर्थ ऑफ भी इनका वही प्लेस वहीं पे था, इटली में। और इनकी जो पहली बुक पब्लिश हुई थी 1494 में हुई थी, वो भी वहीं पे हुई थी, वेनिस सिटी में, जबकि उनका जन्म भी 1446 में हुआ था। तो जरा सोचिए, उन्होंने एक बुक फाउंड किया जिसका नाम था डबल एंट्री बुक कीपिंग, और कहीं ना कहीं हमारी जो बुक है उसका नाम भी डबल एंट्री बुक कीपिंग है। हम कहते हैं अकाउंटेंसी है, लेकिन सबसे ऊपर डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखा हुआ है। तो खोज करने वाले कौन, लूका पेसियोली। कहाँ पे जन्म हुआ, वेनिस सिटी में। कब हुआ, 1446 में हुआ। और उनकी पहली जो बुक थी, फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुई, वो वेनिस सिटी में ही हुई, जिसका नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग था। और कब हुई थी, 1494 में हुई थी। एकदम सिंपल है, बेसिक हिस्ट्री है। माना कि 12 के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आगे लाइफ में आने वाले कोर्सेज में जो भी आप करेंगे, CAS की, जो भी, इन सब में नहीं पूछेगा, वहाँ पे तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप तैयारी मत सोचिए कि आप केवल 12 पास करने वाले हैं या केवल 11 पास करने वाले हैं। आपको ये सोचना है कि आप अकाउंट्स में परफेक्शन लेने वाले हैं। क्लियर। तो बेसिक हिस्ट्री में ये है। इसकी कुछ डेफिनेशन भी है अकाउंटेंसी की। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ इसकी, तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, कहते हैं कि अकाउंट्स को एनालिसिस करना, रिकॉर्ड करना, उसको समराइजिंग करना, उसे एक फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये सब एक तरह का आर्ट है, और सच में आर्ट है अभी। अगर आपको ये सब करना आ गया ना, समराइज़ करना, क्लासीफाई करना, या किसी चीज़ को आप इंटरप्रेट करना समझ जाएंगे, अपने अकाउंट्स को कम्युनिकेट करना समझ जाएंगे, तो ये एक आपको आर्ट्स जैसा लगेगा।
आपको कहीं से भी कोई सा फिगर उठा के फेंकेंगे आपके ऊपर, तो आप उस फिगर को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये चीज़ होता है हमारा डेफिनेशन, और यही डेफिनेशन भी है, तो जिसको हम कह सकते हैं ऐसे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो ये कह सकते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर टर्म ऑफ मनी, जिसको कहते हैं ट्रांजेक्शन इवेंट इन विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसमें कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इस पूरे लाइन में जो येलो में हो रहा होगा ना, ये आपकी मेन वर्डिंग है। यानी कि अगर एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछता भी है ना, तो आपको ये येलो लिखे हुए वर्ड्स तो डालने ही है, उसमें कुछ भी हो जाए ये वर्ड्स डालेंगे। बाकी इज MRD लगाना तो आपसे ज़्यादा कोई जानता भी नहीं होगा, तो ये चीज़ तो जो येल्लोनेस में जो हो रही है इसको डालना ही है। अब समझते हैं कि क्या से कैसे क्या क्या चीज़ का है, क्लियर। अब जैसे मान चलिए अकाउंटेंसी लिखते हैं, अकाउंटेंसी इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कर रहा है, तो नाम क्या बोला इसने, रिकॉर्ड है। ये हमारा एक आर्ट है, क्या चीज़ को, किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, किसी चीज़ को समराइज करना। टीम काम कर रहा, ये कला है क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए और किसी चीज़ को समराइज करने के लिए। किस तरीके से, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, जो हमें अच्छा लगे, किसी को दिखाने में भी अच्छा लगे, हमें बनाने में भी अच्छा लगे, तो ये काम। अब वो जो मैनर होगा किस फॉर्म में होगा, वो मनी के फॉर्म में होगा, क्लियर। उसके कुछ एक ट्रांजेक्शन इवेंट, अच्छा देखो ये एक वर्ड है ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, इसको भी मैं समझाऊंगा क्या होता है ट्रांजेक्शन और इवेंट, अभी आगे इसी वीडियो में समझा दूंगा, इसी क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन एक इवेंट होता है जो कि एक पार्ट होता है कम से कम एक फाइनेंशियल कैरेक्टर का। फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी कि हमारा जो अकाउंटेंसी है उसका एक पार्ट होता है, जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता ही है, क्लियर। ये तो हमारा डेफिनेशन। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लो, बाकायदा PDF भी पहुंच जाएगी, और आपके पास आपको अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से IIMOM से ज्वाइनिंग में है तो आपको एक बुक भी मिली होगी इसकी अकाउंटेंसी की, जो कि जो क्या नाम है TS ग्रेवाल, आपको जो TS ग्रेवाल से अच्छी बुक तो नहीं है, सबसे बेस्ट बुक TS ग्रेवाल है, लेकिन हाँ रिवीजन के लिए जो बुक दी है वो बेस्ट है, रिवीजन के लिए बुक बेस्ट है, सवाल सॉल्व करने के लिए, अच्छे से डीप नॉलेज के लिए आपकी अपनी TS ग्रेवाल बेस्ट बुक है, क्लियर। तो ये चीज़ है, आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं इसको, क्लियर। मैं बोलता हूँ एक बार फिर से, अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइजिंग करने का, उसको हमें एक सिग्निफिकेंट मैनर में करना पड़ेगा। वो मैनर क्या होगा, हमें एक मनी के फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ होंगी, ट्रांजैक्शन होंगे, और ट्रांजैक्शन के जस्ट बिहेव पे, उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ निकलता है जिसको हम कहते हैं इवेंट। इवेंट होगा, वो इवेंट एक एटलीस्ट कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर वे में होगा, और उसका कुछ ना कुछ इंटरप्रेटिंग करेंगे, उस इंटरप्रेटिंग का कुछ ना कुछ रिजल्ट जो निकलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, क्लियर। अब इसके आगे आते हैं प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या क्या होती हैं। अगर मैं बोलूँ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में जो भी हमने अभी डेफिनेशन किया था उस डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन बोला आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आता है हमारा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होगा, या तो आप सोचेगा रिकॉर्डिंग में अगर मैं कहूँ तो रिकॉर्डिंग में हम नॉर्मली करें तो जर्नल एंट्री करते हैं। एक आगे चलोगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जर्नल एंट्री, पोस्टिंग करने का, लेजर जगह पर पोस्टिंग करने का, ऐसा कुछ टॉपिक मिलेगा सुनने को। हल्का सा बता रहा हूँ, समरी भी करवाऊंगा लास्ट में, तो जरा सा फोकस करना। जर्नल एंट्री करते हैं। अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए, जर्नल एंट्री कुछ नहीं होती, एक मंथली एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है जिससे आप अपने अकाउंट्स को शो करते हैं। अब शो 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप उस एंट्री को, उस स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है आपका, फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, आपका जो काम है वो फाइनेंशियल वर्क है या नॉन फाइनेंशियल। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका काम फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। ये चीज़ करते हैं, ये करना भी एक आर्ट है। दूसरा क्या करते हैं, आपको जानना पड़ेगा कि वो टर्म मनी में है, इन टर्म्स ऑफ मनी में है कि नहीं है, वही डेफिनेशन वाला है, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या वो मनी में है या नहीं है। अगर मनी में है तो आगे चलो, जैसे ही आप आगे चलेंगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग, क्लियर। आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड किस फॉर्म में करेंगे, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में करेंगे, मैं इसको सही करता हूँ अभी, क्रोनो, CHORONO, क्रोनोलॉजिकल।
इस फॉर्म में। अब आता है क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या? क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है अपने किसी न किसी डाटा को यूसेज करना, क्लियर, अपने डाटा को यूज़ करेंगे आप। तो ये चीज़ होता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो भी मैंने ग्राफ में बनाया टेबल में, ये एक समराइज वे में कह सकते हैं आप, इसको क्विक रिवीजन वे में कह सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो भी समझा आपने, यही चीज़ आपको किस में लिखना होगा? एक सेंटेंस में लिखना होगा, एक ग्राफ में, पैराग्राफ में लिखना होगा, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। अगर मैं बुक को यहाँ पे सामने रखूँ, अब बुक को कहूँ कि इसको रीड करूँ, तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो तो आप भी कर सकते हो रीड। आपको क्या रीड कर रहे हो वो समझ में आना चाहिए। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करते हैं हम जनरल एंट्री। उसके अंदर हम 3 चीज़ को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नॉन फाइनेंशियल। अगर फाइनेंशियल है तो आगे चलेंगे, अगर नॉन फाइनेंशियल है तो हम कुछ नहीं करेंगे। फाइनेंशियल है, आगे चलते हैं, क्या वो मनी में है कि नॉन मनी में है? तो वो मनी के फॉर्म में होगा तो हम उसको आगे ले चलेंगे। जैसे ही हम आगे गए, अब मनी के फॉर्म में भी है, फाइनेंशियल भी, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। किस फॉर्म में? क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, यानी कि हम एक डाटा बनाएंगे, डाटा का यूसेज करेंगे उस डाटा का, और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था हमारा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं कहीं भी। अगला जो पॉइंट है, ठीक हमारा डेफिनेशन जैसे ही है, रिकॉर्डिंग हो गया। अब आता हमारा वर्ड है क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग में करते हैं हम क्या है? सिंपल। क्लासीफाइंग में तो हम इसको फिर लेजर में पोस्ट कर देते हैं और वहाँ पे हमारा ये क्लासीफाइंग होता है। तो लेजर को करते हैं हम क्लासीफाइंग, जनरल एंट्री को करते हैं हम रिकॉर्ड, क्लियर। इसी को हम पोस्टिंग भी कहते हैं, बाद में जाकर के लेजर का पोस्टिंग करना, क्लियर। फिर आगे चलते हैं, इसमें जो तीसरा प्रोसेस है, अब तक 2 प्रोसेस हो चुका, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। तीसरा प्रोसेस जो आता है हमारा, वो है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग यानी क्या? हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि क्या हुआ, मतलब कितना हमारे पास सामान बचा हुआ है, कितना सामान नहीं बचा हुआ है। तो समराइज़ करना किसी एक फॉर्म में। समराइज़ हम यहाँ पे करते हैं, जिस स्टेटमेंट को समराइज़ कर रहे हैं उस स्टेटमेंट का नाम दिया गया है अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक नाम से बुलाते हैं उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाकायदा 2 स्टेटमेंट बताई गई है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और एक होता है पोजिशनल स्टेटमेंट। तो पहले देते हैं हम इनकम स्टेटमेंट और पोजिशनल स्टेटमेंट। जरा नाम से सोचिएगा क्या नाम है खास ने। एक हो गया इनकम स्टेटमेंट और एक हो गया पोजिशनल, POSITIONAL, पोजिशनल स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट क्या, कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में कहेगा कि हमारी इनकम से प्रॉफिट हुई इनकम को या लॉस हुआ। तो यहाँ पे जो बनता है उस अकाउंट का नाम होता है P&L अकाउंट। पूरा आपको पूरा अकाउंट का एक डीप मिल रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। और पोजिशनल कि आपकी अभी पोजीशन क्या है, एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जो आपको बताएगा कि आपका पोजीशन क्या है बिजनेस का, आपका बिजनेस सही पोजीशन पे है कि बेकार पोजीशन पे है कि एवरेज पोजीशन पे है। तो ये की स्टेटमेंट है, तो ये पता कैसे चलता है? तो यहाँ पे एक अकाउंट बनता है जिसका नाम कहते हैं हम बैलेंस शीट, क्लियर। तो ये 2 स्टेटमेंट होती है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक होती है पोजिशनल स्टेटमेंट, जो हो गया P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इतना क्लियर। अब जो चौथा जो हमारा जो आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वो चौथा प्रोसेस ये होता है कि हम एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज क्या करते हैं? एनालाइज में केवल एक ही चीज़ है, हम अपने अकाउंट्स का रेशियो निकालते हैं, जिस पे एक चैप्टर रखा है रेशियो ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको क्लास 12 में मिलेगा। यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे, इसके बाद का जो भी आएगा वो उसमें देखेंगे 12 में, एनालाइजिंग करना। तो एनालाइजिंग में हम क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया? 4 चीज़ कर लिए, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और एनालाइजिंग। ये 4 चीज़ हो चुके। अब 5वां जरा देखिएगा। अगर ये आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं सब कुछ। चलिए मैं आगे करता हूँ। अब आता है जो बाकी के भी, इसमें कितने मैंने 4 बता रही है। अब बाकी का और देखते हैं। जैसे कि अब नॉर्मली जब कुछ होता नहीं है, अब अकाउंट को समझने को कहते हैं इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग। ये कुछ और भी होते हैं। तो जरा सोचिए, हमने पहले भी कितने किए? 4 किए थे। यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई शायद से, 4 कर लिए थे। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, क्लियर। ये चीज़ है। तो हमने एक काम के लिए इंटरप्रेटिंग, अच्छा 4 पहले हो चुके थे, यहाँ से 5वां होगा। ये 5वां 6वां, मैं इधर नाम लेता हूँ। ये 5वां, ये 6th, ये 7th
और ये 8। तो कुल हमने 8 प्रोसेस देखे। इंटरप्रेटिंग यानी कि समझना, कम्युनिकेटिंग आप उस पर अकाउंट बना के कम्युनिकेट कर रहे हो, दूसरों को समझा रहे हो। फोरकास्टिंग कि हाँ आज हमें प्रॉफिट हुआ तो शायद अगले साल इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो या फिर अगले साल इससे कम लॉस हो, ऐसा कुछ कहेंगे। और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग, कि हाँ हम जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, जो तरीका यूज़ कर रहे हैं एक्सपेंस को मीट करने के लिए, वो सही है या नहीं है। ये सब चीज़ आपको अकाउंट्स में बाकायदा अच्छे से आगे जैसे चलेंगे चैप्टर वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और इनके बारे में पढ़ने को भी मिलेगा। तो ये चीज़ थे हमारे नॉर्मली 8 प्रोसेस। मैं वापस 8 प्रोसेस के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। पहला क्या था हमारा? पहला प्रोसेस था हमारा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसमें हमने जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है वो चीज़ देखा था। दूसरा था हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या, हमने लेजर को कैसे क्लासीफाई करना है। तीसरा क्या था हमारा? समराइजिंग। हमने क्या किया था कि हमें कैसे समराइज़ करना है। अब समराइजिंग कैसे किया था? हमने P&L अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट किया। फोर्थ क्या था हमारा? एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या, अपने रेशियो, अपनी कंपनी की रेशियोज़ को देखना है। एनालाइजिंग कितना डेटर बढ़ गया, कितना क्रेडिटर बढ़ गया, ऐसे कुछ एनालाइज करना है, ये जो कि हमारा 12th चैप्टर में है, 12th क्लास में है, क्लियर। और पांचवा क्या था हमारा? इंटरप्रेटिंग। फिर कम्युनिकेटिंग, क्लियर। फिर एक ये रहा था फोरकास्टिंग, 7 फोरकास्टिंग। और 8 पॉइंट हमारा डिसीजन मेकिंग। तो सारे एक जगह लिख दिए। और एग्जाम में आप अगर ऐसे पॉइंट अगर पूछ भी लिया थ्योरी पोर्शन में, तो ऐसे ही आप कम से कम इसमें से 5 पॉइंट भी लिख करके उसको समराइज कर, उसको अच्छे से पैराग्राफ में बना के लिख देंगे तो पक्का मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल होगा, ये गारंटीड दे रहा हूँ मैं। आपको ऐसे ही लिखना होगा, सारे पॉइंट्स लिखे वो क्या। अब इनकी डेफिनेशन क्या है ये बाकायदा हमारी बुक में भी दे रखी है और TS ग्रेवाल में भी है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ाऊँगा तो फिर बुक ही नहीं है आपके पास पूरी, इसलिए मैं पूरा अच्छे से चीज़ नहीं बता हूँ। हाँ क्या क्या चीज़ें समझा दे रहा हूँ अच्छे से, क्लियर। इसके आगे चलते हैं हम, अगर आगे मैं बताऊँ उसको, तो इसमें अगला जो आता है हमारा कॉन्सेप्ट आता है। जो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे ट्रांजैक्शन और इवेंट से। मैंने पहले बताया था कि 2 वर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट में, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन समय, डेफिनेशन में जो वर्ड है वो मैंने समझा दिया। 2 वर्ड है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। इस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को समझना होगा यहाँ पे कि मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले आता है वर्ड हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ये कुछ नहीं, एक तरीके से लेन देन होता है। लेन देन क्या होता है? एक्सचेंज करना। अब एक्सचेंज में क्या होता है कि एक जन सेक्रीफाइस करेगा तो एक जन गेन करेगा, क्लियर। अब क्या सेक्रीफाइस करेगा, क्या गेन करेगा, जल्दी देखिएगा। एक गेन करेगा वैल्यू और एक सेक्रीफाइस करेगा सामान। उस वैल्यू की जितना वैल्यू उतने वैल्यू का एक सामान। जैसे मान के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी, क्लियर। ए ने फर्नीचर बेचना है मिस्टर बी को, क्लियर। फर्नीचर के बदले मिस्टर बी ए को देगा मान चलिए 10,000 रुपये। तो इसने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। क्या चीज़ सेक्रीफाइस किया? वैल्यू। और इसने गेन किया क्या चीज़? वैल्यू, क्लियर। फर्नीचर गया तो इसके पास वॉट ऑफ मनी, वॉट ऑफ वैल्यू का एक सामान पहुंचा मिस्टर बी के पास, तो इसके पास इसने क्या गेन किया? वॉट ऑफ वैल्यू। उस वैल्यू का कुछ ना कुछ सामान वॉट किया, तो इसने उस वॉट ऑफ वैल्यू का सेक्रीफाइस किया। इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में अगर बोलूँ तो लेन देन ये कह सकते हैं ट्रांजैक्शन में। तो क्लियर। इसी चीज़ को अगर मुझे लिखना हो इंग्लिश में तो कैसे लिखूंगा? तो सिंपल 2 लाइन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका जो लिखने का तरीका है, इट इज़ एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट यानी दोनों पार्टिसिपेंट रिसीव करेंगे क्या? कुछ ना कुछ रिसीव करेंगे एंड सेक्रीफाइस करेंगे क्या? सेम वैल्यू का मनी या मनी के बराबर का कुछ ना कुछ वैल्यू समान। सिंपल जो बात बताया हिंदी में, जो एग्जांपल दिया उसी एग्जांपल में। अब मनी इज वॉट यानी क्या? फर्नीचर कहीं ना कहीं। मनी क्या? वैल्यू पता ही है हमें। ईच यहाँ पर लिखा रिसीव एंड सेक्रीफाइस यानी कि एक रिसीव कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है सेम वैल्यू का, दोनों जन। ईच पार्टिसिपेंट यानी दोनों जन, बोथ। तो ये चीज़ एक डेफिनेशन लिखेगा। जो हमने बोला वही चीज़ लिख लिया। हमने क्या किया? लेन देन किया तो एक एक्सचेंज हो गया। इट इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट, सारे पार्टिसिपेंट, दोनों पार्टिसिपेंट, जो भी जितने पार्टिसिपेंट हो आपके ट्रांजेक्शन में, रिसीव भी करेंगे, सेक्रीफाइस भी करेंगे क्या चीज़?
सेम वैल्यू की मनी भी और सेम वैल्यू के हिसाब से आपको कोई वर्थ हो, कोई सम्मान हो, वो भी। क्लियर? तो ये भी आप चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो मैं ऐसे लिखवा देता हूँ यहाँ पे हल्का सा, ट्रांजैक्शन यानी कि दो चीज़, क्या क्या, रिसीव और सेक्रीफाइस। ये होगा रिसीव और सेक्रीफाइस। एग्जाम्पल दे देते हैं एक आध, जैसे कि सेल हो गया, परचेज हो गया। क्लियर? एक्सपेंसेस भी एक तरीके से इसमें आ सकता है, क्योंकि हम खर्चा करें तो हमने कुछ ना कुछ लूज़ किया, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया। एक्सपेंसेस पेड। क्लियर? इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, और भी कई सारे चीज़ हो सकते हैं एक्सेट्रा। क्लियर? आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो मैं आगे चलता हूँ। अब ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब आती है हमारी अगली चीज़, इवेंट। इवेंट की बात करूँ मैं अगर इसमें, तो इवेंट जो होता है, इवेंट क्या होता है, एक तरीके से रिजल्ट होता है। अगर आप कभी ध्यान दो, इवेंट कब होगा, जब मेरा काम ट्रांजैक्शन जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कहते हैं इवेंट। अब मैंने ट्रांजैक्शन किया, किसी के साथ सेल या परचेज किया, उसमें या तो मुझे प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ये चीज़ होगा, इसी को कहते हैं हम इवेंट। तो अगला पॉइंट जो है हमारा इवेंट। इवेंट का जब देखिए क्या है, इवेंट इट इज़ एन रिजल्ट, सीधे पहले बोल दिया रिजल्ट, जो कि कब होता है, हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होने पे होता है रिजल्ट। ये कैसे होता है, बोथ व्हेन ट्रांजैक्शन हैड टेकन प्लेस और लास्ट डे ऑन, यानी कि जब ट्रांजैक्शन हो रहा हो या ख़त्म हो गया हो या लास्ट डे पे हो, तो इन दोनों समय पे कुछ ना कुछ एक इवेंट होगा। वो इवेंट या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उस प्रॉफिट को या उस लॉस को हम कहते हैं इवेंट। क्लियर? तो ये दो वर्ड थे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जिसके बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में। ये लिखा हुआ है, इसको बाकायदा पूरा कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें हो चाहिए, वो नोट्स में भी दे रखी है। क्लियर? आपके TS ग्रेवाल में भी दे रखा है। क्लियर? हिंदी में जो जो मैंने बोल दिया अभी मुँह से, वो सारे पॉइंट मैंने उसमें से बोल रखा है। यहाँ पर उसको सिंपल एक लाइन में, दो लाइन में लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पे भी पूरा सब कुछ लिख दूंगा तो बुक में और इसमें क्या अंतर हो जाएगा, कुछ नहीं। तो इसलिए एकदम शॉर्ट वीडियो क्लासेस में दे रहा हूँ मैं आपको, इस पर फोकस करना है। क्लियर? अब इसके बाद करते हैं आगे क्या होता है। कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो गया। अब अगला जो आता है हमारा कि अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस बताए गए हैं, जैसे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एग्जाम में पूछ सकता है। तो नॉर्मली 3 ब्रांचेस बताए गए हैं, जिसमें से पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 3 चीज़ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम जब 11th-12th में होते हैं तो ये पढ़ते हैं, BCom लेवल में कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी BCom लेवल में आता है। तो 11th-12th में जो हम करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी BCom में ही आता है। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने खर्चों को रिकॉर्ड करना, इन सब काम को करना, P&L बनाना, बैलेंस बनाना, ये सब काम जो होते हैं हमारे, जो एनुअली बेसिस पे होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं। अब जो हमने P&L अकाउंट बनाया है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया P&L अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इस P&L अकाउंट में हमने डालना है कुछ लॉस या कुछ एक्सपेंसेस या कुछ प्रॉफिट। वो सारी चीज़ कहाँ से निकल के आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से निकल के आएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं हम। कुछ अलग अलग अकाउंटिंग होती हैं, परचेज अकाउंटिंग होती है, कई सारी अलग अलग अकाउंटिंग्स होती हैं, उन सब अलग अलग अकाउंटिंग से हम निकाल करके इस P&L अकाउंटिंग में डालते हैं। तो ये चीज़ तो भी हमें 11th-12th में करना नहीं है, ये चीज़ है हमारा BCom लेवल का, तो इस पर भी हमें ध्यान देना। बस हमें 3 ब्रांचेस याद रखनी है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होता है जो इन सब को फोकस करके, इन दोनों को ध्यान में रख करके, खर्चे और इनकम को मैनेजमेंट करता है, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? उन दोनों उन सब खर्चों को देख कर, ध्यान में रख करके डिसीजन लेता है कि हाँ हमें ये फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं, इतना खर्चे यहाँ पे करें कि नहीं करें। तो इस डिसीजन को हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिंपल। तो 3 थे ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है दिमाग में, और इसके बारे में 2-3 लाइन लिख देना है, जो कि आपकी बुक में है। क्लियर? अगला जब पूछता है कि जो हमारी बुक है, बुक कीपिंग, अगर मैं आपको पूछूँ बुक कीपिंग का मतलब क्या हुआ, तो बुक कीपिंग का मतलब बताना भी मुश्किल होता है कई बच्चों के लिए। तो बुक कीपिंग का मतलब नॉर्मल अगर हिंदी में बोलो, रिकॉर्ड करना, किसी बुक को कीप करना है, किसी बुक को रिकॉर्ड करके रखना। अब बुक को रिकॉर्ड करना मतलब क्या, उसके ट्रांजैक्शन को, और ट्रांजैक्शन कौन से होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे। तो अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक बुक में, एक अकाउंट में, किस फॉर्म में, एक
क्रोनोलॉजिकल डाटा में एक डाटा बनाना, एक रिकॉर्ड बनाना एक, है ना, उस डाटा को, उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं बुक कीपिंग। तो जब देखिए कहीं ना कहीं यही डेफिनेशन बोलता है ये, बुक कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग मतलब एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में क्या करना, क्रोनोलॉजिकल डाटा में रिकॉर्ड करने को कहते हैं हम बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, कीपिंग की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में रिकॉर्ड। क्लियर? इतना क्लियर हो तो मैं आगे चलता हूँ। उधर आगे सोचिए, बुक कीपिंग हो गया, इससे कुछ फंक्शन पूछ सकता है, जो एग्जाम पूछ सकते हैं वो पॉइंट उठा रहा हूँ मैं आज की क्लास में। फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूँगा, आप ज़्यादा वो नहीं हो पाएंगे, बोर टाइप में कुछ नहीं होंगे। क्लास अभी शुरुआत की 2-3 क्लास में ऐसे लगता है नॉर्मली, लेकिन आज फर्स्ट क्लास से ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा ऐसे, बस हल्के से आपको माइंड में पॉइंट मार रहा हूँ कि हाँ ऐसे कुछ वर्ड्स हमें आगे याद करने हैं, आगे रिमेंबर रखने हैं। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। अगला क्या पूछ सकता है, फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। जब फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग जब सोचें तो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ा वो सब फंक्शन ही तो थे। रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, ये सब क्या है, फंक्शन है। लेकिन तीसरा एक और फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ये उसमें है, ट्रायल बैलेंस नाम से ये अलग होता है। जस्ट सोचिए ये रहे कुछ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस। रिकॉर्डिंग किसको कर रहे हैं हम, जर्नल एंट्रीज को। क्लियर? हमने क्लासिफिकेशन किसको करी है, लेजर को करी है। क्लियर? अब ट्रायल बैलेंस क्या आ गया, ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, मेन बैलेंस से पहले जो भी आप बैलेंस बना रहे हो उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इसमें हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट आगे फ्यूचर में मैच होने वाला है कि नहीं। यहाँ पर अगर मैच नहीं होता तो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? तो उस अकाउंट को अभी ये पूरा चैप्टर है ट्रायल बैलेंस पे आगे, तो वहाँ पर भी करेंगे। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं, एक तरीके से मान चलिए कि एक ट्रायल, नाम से ही लग रहा है ट्रायल, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए क्या चीज़, बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए, अपने अकाउंट को बैलेंस करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये होता है ट्रायल बैलेंस। तो सिंपल है, 3 फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड ट्रायल बैलेंस, ये 3 चीज़ याद रखनी है हमेशा। अगला जो पॉइंट बोलूँ मैं, तो अगला आता है कि इसके यूज़र्स क्या होंगे, कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी हम अकाउंट बनाएंगे उनका इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स कौन होंगे, कौन उनका यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, एक तो होंगे एक्सटर्नल यूज़र्स या तो एक होंगे इंटरनल यूज़र्स। अब एक्सटर्नल यूज़र्स होते कौन है, इंटरनल यूज़र्स होते क्या है, नॉर्मल एक लैंग्वेज बता रहा हूँ। एक्सटर्नल यूज़र्स वो होते हैं जो हमारे कंपनी से या हमारे फैक्ट्री से या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं, उन्हें हमारे कंपनी के अंदर कुछ काम वाम नहीं करना, वो हो गए एक्सटर्नल यूज़र्स। और इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर रहते हैं, जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, उन्हीं के भरोसे कंपनी चल रही है, इन सबको कहते हैं इंटरनल यूज़र्स। अब एक्सटर्नल यूज़र्स के कुछ एग्जांपल मैं बोलूँ कि कौन कौन हो सकते हैं बाहर वाले को, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। जैसे सोचिए कैसे, शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो हमारी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, इन्होंने पैसा लगा रखा है हमारी कंपनी में। आगे चैप्टर है पूरा एक बकायदा 12th क्लास में, पूरा शेयर होल्डर्स पे, शेयर इक्विटी शेयर पे एक चैप्टर है। क्लियर? लेंडर्स वो जिन्होंने पैसा ले रखा है या दे रखा है, इस टाइप का काम कर रखा है। गवर्नमेंट वो सरकार जिनको हमारी कंपनी से फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और वो हमसे टैक्स वैक्स ले रही है, तो इन्फॉर्मेशन जानेगी कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नहीं कमाया, क्योंकि उससे क्या लेना है, टैक्स लेना है। ये एक्सटर्नल है, इन्होंने हमारी कंपनी में कुछ काम नहीं किया, लेकिन हमारी कंपनी से इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही। इन्वेस्टर्स, हमें पैसों की ज़रूरत है, अब पैसे के लिए जरूरत है तो मैं कई सारे लोगों को बोलूँगा कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें पैसा, तो वो इन्वेस्टर आएगा, देखेगा हमारी कंपनी क्या, हमारी कंपनी अच्छी है कि बेकार है। कंपनी अच्छी होगी तभी तो इन्वेस्ट करेगा, कंपनी बेकार तो क्यों इन्वेस्ट करेगा। अब ये अच्छे और बुरे का पता कैसे चलेगा कि कंपनी अच्छा है कि बेकार है, फ्रॉड वाली कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, भागेगी नहीं। वो हमारे अकाउंटिंग को देखेगी, हमारी रिकॉर्डिंग को देखेगी, हमारी क्लासिफिकेशन को देखेगी, हमारे बैलेंस शीट को देखेगी, हमारी स्टेटमेंट को देखेगी। तो ये सब जो चीज़ देखेगी ये हो गया इन्वेस्टर। क्रेडिटर्स, मुझे कुछ लोगों से पैसा उधार में लेना है। अब उधार वाले लोग पैसा क्यों देंगे फ्री में हमें, वो कहीं ना कहीं सोचेंगे मैं कहीं पैसा उधार में ले रहा हूँ तो मुझे रिटर्न वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बात वापस में कंपनी की अकाउंटिंग देखेंगी। अकाउंटिंग देखा तो उनको लगा कि हाँ कंपनी काफ़ी अच्छी है, लगातार पिछले 4 साल से प्रॉफिट कर रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं मेरे पैसा डूबेगा नहीं, मेरे पैसे ये देगा ही, तो इसलिए क्रेडिटर्स पैसा डालेंगे। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जरिए ही ये सब मिलेगा। इतना क्लियर? अब आगे अगला आता है कि इंटरनल यूज़र्स में क्या हो सकता है। तो इंटरनल यूज़र्स में कौन होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे मैनेजर्स, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यही जो काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ क्यों देखेंगे, ये ई है, यहाँ पे मिस्टेक है, ई। एम्प्लॉयज़ क्यों देखेंगे, क्योंकि वो जब काम कर रहे हैं जब तक वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, तब तक वो मेंटेन कैसे करेंगे। मैनेजर्स क्यों देखेगा, जब तक वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देखेगा तो वो मैनेज कैसे करेगा अपने बिजनेस को, अपने काम को।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों देखेंगे? क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो वो डिसीजन कैसे देंगे मैनेजर को? तो जब खुद सोचिए कि ये 3 लोग को तो देखना जरूरी है, क्योंकि तो इसी पे ही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो 2 लोग होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं बता दिया है इसमें, क्लियर। तो ये चीज़ थे इंट्रोडक्शन, जो नॉर्मली ऊपर ऊपर मैंने बता दी हल्की हल्की। अभी पहली क्लास से ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूसरी तीसरी क्लास में चलती है, जो कि वो भी मैं वीडियो डलवा दूंगा यूट्यूब पे, ऐसे कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लियर, तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। वो जो भी बच्चे ऐप पे लाइव क्लास देख रहे हैं या स्काइप पे लाइव क्लास देख रहे हैं, तो वो तो कोई टेंशन नहीं, वो कुछ ही पूछ सकते हैं। क्लियर, क्लियर इतनी बात। अब आगे चलते हैं इसमें कि क्रेडिटर्स के अलावा भी इसमें भी और भी कई सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि पब्लिक भी आ जाती हैं इसमें। एक्सटर्नल बता दूँगा तो लिख सकते हैं आप पब्लिक, और 7वां पॉइंट लिख सकते हैं आप एक काम करके, कस्टमर भी लिख सकते हैं। ये कस्टमर भी देखते हैं कभी कभी कि हमारी कंपनी कैसी है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं सामान बेकार तो नहीं दे रहा, तो वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखती है कि हाँ ये अच्छा कंपनी है, इतना फ़ायदा कमा रही है, यानी कस्टमर ज़्यादा सामान खरीद रहे होंगे। तो पब्लिक कस्टमर एक नॉर्मल सी बात है, तो ये आप लिखेंगे भी नहीं भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। क्लियर, अगर ये सब कुछ हो गया हो तो मैं अब इसको हटाता हूँ आगे। क्लियर, हल्का से एक रिव्यू और दूंगा, एक सबमिट करवाता हूँ हल्का सा मैं अकाउंटिंग का प्रोसेस के बारे में, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है, हमें क्या क्या करना है। और कुछ नेम बता देता हूँ जो कि नेम बुक्स में दे रखे हैं डेफिनेशन के साथ साथ। डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन आपको नाम याद करवा दूंगा अच्छे से, तो उसके बारे में लिखिए हल्का सा, मैं खुद दिखवाता हूँ। जैसे मंथली अकाउंटिंग प्रोसेस में पहला आता है जर्नल। जर्नल होता क्या है? तो कुछ नहीं, एक रिकॉर्डिंग है, तो लिख सकते हैं ऐसे, बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। एक बुक है, ट्रांजैक्शन स्पेलिंग गलत होगी, SACTION, ट्रांजैक्शन। किस वे में कर रहे हैं हम? इन आ क्रोनोलॉजिकल वे में। क्लियर, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या था? डेट बाय डेट, डाटा के अकॉर्डिंग, डेट बाय डेट, हर डेट का हर दिन का मैं एक रिकॉर्ड रख रहा हूँ, उसको हम कहते हैं जर्नल। क्लियर, तो पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा चलते हैं हम, हल्का सा उतारा हूँ, आगे और करेंगे जब चैप्टर करेंगे। तो लेजर। लेजर क्या होता है? तो कुछ नहीं है, ये भी अकाउंट है एक तरह का, जो कि हर ट्रांजैक्शन का बनता है। अकाउंट ऑफ एवरी सेम ट्रांजैक्शन, कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन किया उसका एक अकाउंट बन जाएगा, उसको हम कहते हैं लेजर। सिंपल लैंग्वेज है, राइटिंग समझ नहीं हो तो कोशिश करना, मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, वापस आप रिवर्स भी कर सकते हैं वीडियो। तो लेजर है अकाउंट ऑफ एवरी सेम ट्रांजैक्शन। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को वापस बैक करके सुन सकते हैं मेरी बातें, आवाज़ तो आ ही रही होगी। क्लियर। तीसरा एक वर्ड आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग किस में करते हैं? एक दो वर्ड आते हैं, डेबिट और क्रेडिट, आगे अगली क्लास में बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं, लेकिन हल्का से बता दो। इक्वल करते हैं हम डेबिट साइड को एक और क्रेडिट साइड को, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग करना। अब ये डेबिट क्रेडिट साइड हर एक अकाउंट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू रखता है। कुछ अकाउंट के लिए खर्चे होते हैं, कुछ अकाउंट के लिए इनकम होते हैं, तो ऐसे से भी हो सकता है। या फिर बता देता हूँ हल्का सा, ट्रायल बैलेंस के नाम पे बता सकता हूँ मैं। एक ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर मैं बोलूँ, दो साइड हो सकती हैं, एक होगी डेबिट और एक होगी क्रेडिट। डेबिट के अंदर अगर मैं बोलूँ तो एक्सपेंस आ जाता है वहाँ पे, एक्सपेंस यानी खर्चे जी, या फिर परचेज आ सकते हैं मेरे। और क्रेडिट में अगर मैं बोलूँ तो मेरी कुछ इनकम हो सकती है, इनकम तो जानते ही हैं, या फिर मेरी सेल हो सकती है, ये परचेज है। क्लियर। ट्रायल बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, तो डेबिट में सारे खर्चे या हमारी परचेजिंग आ सकती है, और क्रेडिट में हमारे इनकम या सेल हो सकते हैं। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद जो एक नया हम जो कॉन्सेप्ट करते हैं, एक चैप्टर है जो कि एक पॉइंट से भी बता सकता हूँ मैं हल्का सा, फाइनल अकाउंट नाम के एक चैप्टर ही आगे, वहाँ पे अच्छे से करेंगे। हल्का सा यहाँ पे बस एक व्यू दे रहा हूँ मैं आपको। फाइनल अकाउंट, एक फाइनल अकाउंट मैंने वर्ड भी यूज़ किया था पहले, इसलिए मुझे बताना पड़ गया यहाँ पे।
फाइनल अकाउंट कुछ नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे हम कहते हैं। इस वर्ड में हम 3 चीज़ बताया था मैंने, वहाँ पे क्या क्या करते हैं हम, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस, पहले 2 स्टेटमेंट बताया था वहाँ पे ना, P&L और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आता है जिसका नाम कहते हैं हम ट्रेडिंग। पहले हम ट्रेडिंग बताते हैं, P&L बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये होता क्या क्या है, ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं बस, P&L में सारे इनडायरेक्ट करते हैं, और बैलेंस शीट तो हमारा पोजिशनल स्टेटमेंट है ये। तो ये तो हमारा पोजिशनल स्टेटमेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्लियर। तो फाइनल अकाउंट करेंगे, इसमें हम कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस वॉस निकालते हैं, वो चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे। क्लियर। तो ये कुछ हल्का हल्का से लिख लीजिए पॉइंट्स, ताकि आपको रिवाइज करने में बाद में दिमाग में हल्का से पिन आ जाए। हल्का हल्का व्यू दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊँगा पूरा एक, और नेक्स्ट क्लास क्या चीज़ का होगा वो भी बता दूँगा मैं। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस करवा दूँ, जो कि काफ़ी मेन है। सुबह के 3 क्लास में कम से कम थ्योरी रखता ही हूँ, मुश्किल से 2-2.5 क्लास में थ्योरी रखूँगा। हो सकता है 3rd क्लास में मैं एक नया चैप्टर शुरू कर दूँगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पहला चैप्टर ज़्यादा कुछ लगता नहीं है सवाल के तौर पे, तो वो मैं करवा दूँगा अकाउंटिंग इक्वेशन जल्दी शुरू। और मुश्किल से 3 से 4 क्लास में ख़त्म हो जाता है। बच्चों को एंट्री समझ में आती है तो फिर सब आसानी से कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आगे चलते हैं, कुछ नेम लिखवाता हूँ मैं, एक काम करता हूँ। अब जैसे कि अगर मैं बुक कीपिंग को डिस्क्राइब करने खोजने वाले वैसे तो वो थे, क्या नाम है हमारे, पोसेली, लूका पोसेली। लेकिन इसको डिस्क्राइब करने वाले एक उनका नाम था जिन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको अच्छे से, एलसी कॉपर। किसको डिस्क्राइब किया, बुक कीपिंग को, बुक कीपिंग यानी कि बुक को स्टोर करने को डिस्क्राइब किया। क्लियर। उन्होंने कहा था कि बुक कीपिंग का मतलब होता है, डिस्क्राइब उन्होंने कैसे किया, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। ये एक साइंस है, उनके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एक साइंस था, और बाकी सब के लिए क्या था, बाकी सबको लूका पोसेली के हिसाब से आर्ट था। और हमारे डेफिनेशन में भी इसी की बात होता है। तो साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन मनी, पैसे में रिकॉर्डिंग करना, ये एक उनके हिसाब से था बुक कीपिंग साइंस, साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। एक सेकेंड, ये मनी, क्लियर। तो ये चीज़ था। आगे चलते हैं इसमें अगला। तो इसमें आता है अगला नाम जो था R.N. कार्टर, जो एक और नाम आप बुक में पढ़ेंगे वो है R.N. कार्टर। इन्होंने भी डिस्क्राइब किया था कि बुक कीपिंग को, बुक कीपिंग कैसे हो सकती है, बुक कीपिंग हो सकती है आर्ट भी और साइंस भी। इन्होंने दोनों बात कही थी। तो ये एक हो गई आर्ट्स और एक हो गई साइंस। R.N. कार्टर ने कहा बुक कीपिंग आर्ट्स और साइंस के तौर पे कुछ भी हो सकता है डिस्क्राइब। इतना क्लियर हो तो मैं आगे चलता हूँ। नोट डाउन कीजिए, अब मैं आगे चलता हूँ। अगला जो वर्ड, अगला जो आए थे जिन्होंने, एक और नाम है इसमें, A.H. रोशन कैम्प, रोशन ROSEN कैम्प। नहीं कैसे कैसे नाम लगते हैं यार, ये कैम्प था सच से। इन्होंने डेफिनेशन ही दे दी पूरी एक बाकायदा। डेफिनेशन क्या दी कि बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग जो है वो एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, लेकिन किस वे से, बिजनेस ट्रांजैक्शन के वे से, इन अ सिस्टमेटिक वे से। तो इनके अकॉर्डिंग था बुक कीपिंग इज द आर्ट, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने का, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर। इन अ किस मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में, इन अ सिस्टमेटिक। यहाँ पे देखिए वर्डिंग अलग अलग यूज़ की गई है, लेकिन देखें तो दोनों मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखा बोला है और वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल बोला था। ठीक है, तो सिस्टमेटिक मैनर में, क्रोनोलॉजिकल मैनर बोला वहाँ पे, मैनर नहीं बोला, ऑर्डर ही बोला था बल्कि वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टमेटिक मैनर है। क्लियर।
अच्छा, एक चीज़ और बोल सकते हैं कि ये जो हमारे जो अकाउंट्स है ये कहाँ से सर्टिफाइड हुआ, तो जो सर्टिफाइड हुआ वो हुआ है AICPA से हुआ है। AICPA का मतलब क्या होता है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स लिख सकते हैं आप। क्लियर, AICPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स से ये सर्टिफाइड हुआ है। डबल एंट्री बुक कीपिंग के कुछ नाम भी बोले गए हैं। क्लियर, तो वो भी लिख लेते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो डबल, एक तो नाम तो यही हो गया, डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्लियर, दूसरा नाम जो होगा इसका वेस्टर्न सिस्टम, WESTERN, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और तीसरा जो नाम होगा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर, ये 3 नाम होते हैं इसके डबल एंट्री बुक कीपिंग के। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इसलिए कहते हैं कि वेस्टर्न की तरफ से आया था ये, और मर्केंटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मली हमारे बिजनेस से रिलेट करता है। मर्केंटाइल यानी कि बिजनेस या कंपनी की ट्रांजैक्शन को रिलेट करता है, इसलिए मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। क्लियर, और इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये शायद से कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों करता है, इसलिए क्योंकि बिजनेस में तो दोनों होते हैं, तो इसलिए भी कह सकते हैं इसको मर्केंटाइल। मर्केंटाइल में कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं ना, इसलिए। अच्छा, 2 नाम और बताना मैं भूल गया हूँ, वो 2 नाम और लिख लीजिए। कार्टर, वैसे कार्टर का बताऊँ तो मैं उन्होंने एक और डेफिनेशन दी थी कार्टर के हिसाब से। तो कार्टर ने जो एक डेफिनेशन और दी थी वो डेफिनेशन था मॉडर्न सिस्टम बुक कीपिंग का। मॉडर्न सिस्टम मीन डबल एंट्री उन्होंने किसी एक वर्ड को डिस्क्राइब किया था जिसका नाम था मॉडर्न सिस्टम। उस वर्ड का मीनिंग क्या था, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बिकॉज क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट पर्सनल भी है और इम्पर्सनल भी है, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अभी पर्सनल एंड इम्पर्सनल क्या चीज़ है, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड कंपनी क्रेडिट में बताऊंगा मैं कि वहाँ पे हम अपने अकाउंट को 3 वे में करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल के अंदर आता है हमारा वैसे भी नेचर टाइप में कि पर्सनल और इम्पर्सनल वाला केस। क्लियर, तो वहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से कि होता क्या है पर्सनल और इम्पर्सनल। जैसे तीसरी 3rd क्लास में ये मैं समझाऊंगा अच्छे से। क्लियर, और एक और थे एम जे केलर ने कहा था कि जो हमारा जो कॉमन सिस्टम वाला जो है ये है या अकाउंटिंग का जो मोस्ट कॉमन सिस्टम है वो है डेबिट और क्रेडिट। तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग जो था वो कॉमन सिस्टम कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिस्टम अकाउंटिंग में क्या लगा था उनको, एक तो था डेबिट जो हर जगह फॉलो होगा और दूसरा क्या था क्रेडिट। अब क्या क्या चीज़ थे वो आगे पूरी क्लास में पढ़ेंगे। जो चीज़ में है यही चीज़ हम आगे पढ़ने वाले भी हैं और इन्हीं सबको हम डिस्क्राइब करेंगे हम डीप में जो नए अलग अलग चैप्टर में दिखाई देते हैं। क्लियर, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। क्लियर, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हो सके तो मैं आपको जल्दी आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन करेंगे। क्लियर, तब तक के लिए